नमस्कार। बाबा साहब मेरी नजर में, डॉक्टर राजेश पासवान जी ने जब इस विषय पे मुझसे आग्रह किया कि मैं अपनी बात कहूं तो मैं सहर्ष तैयार हो गई और मैं डॉक्टर राजेश पासवान को बधाई और धन्यवाद दोनों ही देती हूं कि इन्होंने इतनी बेहतरीन श्रृंखला की परिकल्पना की जो कि अभी अलग रूप में आगे भी चलने वाली है। मित्रों, आज 2020 में बाबा साहब अम्बेडकर पर विचार करना एक आजाद भारत के नागरिक के रूप में, एक स्त्री के रूप में कई मायनों में अभिभूत करता है, भावुक करता है और उनकी अद्भुत विश्लेषण और तर्क क्षमता से आश्चर्यचकित भी करता है। बाबा साहब अम्बेडकर को यदि समझने की कोशिश की जाए तो उनकी मूल रचनाएं ही इतनी विपुल मात्रा में हैं कि उनको पढ़ना और समझना बहुत समय तो लेता ही है, साथ ही बहुत सारे विवादों को खत्म ही कर देता है, भ्रांतियों को खत्म ही कर देता है। तो संक्षेप में मुझे अपनी बात रखनी है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शामिल 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, मुझे लगता है कि ये तीनों ही बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन का परिचायक हैं, उनके उस स्वप्न का प्रतीक हैं जो आने वाले भारत के मूल में निहित है। बहुत बार लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, लेकिन संविधान तो बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था। बेशक बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था, पर जो तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कई सारे सदस्य संविधान बनने की प्रक्रिया के दौरान उनका असमय देहांत हो गया, कुछ बीमार पड़ गए और कुछ लंबे समय तक बैठकों में अनुपस्थित भी रहे। लिहाजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने की बहुत सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर उठानी पड़ी और जो संविधान हमारे सामने आया उसने एक झटके में हजारों साल से उस मानवीय उत्पीड़न का, उस असमानता का अंत कर दिया जहां जन्म के आधार पे मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ भेदभाव होता रहा था। तो मेरी नजर में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबसे कमाल का काम किया वो है इस देश में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया। दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व कोई नए शब्द नहीं थे। फ्रांस की क्रांति के बाद लगभग पूरी दुनिया में ये शब्द प्रचलित हो गए थे, लेकिन बेशक भारत के लिए इनके मायने बहुत अलग थे, क्योंकि भारत की जो सामाजिक संरचना थी वो समानता के भाव से सर्वथा अपरिचित थी। यदि यहाँ मैं डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से अपनी बात कहूँ तो यहाँ जो समानता की समझ थी वो दर्शन में आधारित थी। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार दर्शन में जो है कि सर्वंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा या वसुधैव कुटुम्बकम या सब लोग भगवान के पुत्र हैं, ये दार्शनिक अवधारणा है, ये दर्शन की बात है। जबकि जो वास्तविक असमानता है उसको समझने के लिए हमें समाज शास्त्री बनना पड़ेगा, समाज शास्त्री नजर से समझना होगा। तो जब हम इस असमानता को समझते हैं तो हमारे सामने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण स्पष्ट हो जाते हैं जो दर्शन से बहुत दूर हैं कि कैसे, किन कारणों से भारत के अंदर एक बड़े समुदाय को मानवीय गरिमा से वंचित रखा गया। तो भारत के ऐसे समाज में सभी लोगों को एक स्वतंत्रता, समानता की भाव से अभिभूत कर देना एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को उस वक्त भी पता था कि भारत के समाज में राजनीतिक स्वतंत्रता तो बेशक मिल सकती है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाना एक बहुत ही कठिन काम है। और आज आजादी के 70 सालों से ज्यादा समय के बाद भी जब हम भारत की राज्य व्यवस्था, समाज, विकास, इन तमाम अवधारणाओं की विवेचना करते हैं तो हमें लगता है कि संभवतः बाबा साहब को अंदेशा था कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जो समाज की शक्तियां हैं उनके लिए समानता और स्वतंत्रता की अवधारणाओं को आत्मसात करना बहुत कठिन होगा। यदि ऐसा नहीं होता
तो अभी भी जो गरीबी का दुष्चक्र है, जो एक बहुत बड़ा समुदाय है जो जरूरी सुविधाओं से महरूम है, राज्य की सारी मंशा के बावजूद, आखिर उसके कारण क्या है? दुनिया के सारे अध्ययन, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गरीबी को दूर किया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी भी गरीबी आंकड़ों में घटती नजर आती है। लेकिन वास्तविक जीवन में अभी इस संकट के समय में, कोरोना के संकट के समय में आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या में लोग न्यूनतम आवश्यकताओं से महरूम हैं। तो ये राज्य की अपनी शासन क्षमता पे भी सवालिया निशान उठते हैं कि राज्य कैसे अपने एक बहुत बड़े समुदाय तक कुछ बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने में नाकामयाब रहा है। और यही बात है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जोर था वो इस देश में सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक प्रजातंत्र लाने पे था। सामाजिक प्रजातंत्र लाने का मतलब ये हो सकता है कि वो वेलफेयर स्टेट से सामाजिक प्रजातंत्र को अलग करके देखते हैं। वेलफेयर स्टेट का मायने ये हो सकता है कि राज्य एक ऐसा सोशल सेफ्टी नेटवर्क विकसित करता है जिसमें कि कमजोर तबकों का, गरीबों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी की बात करती है जहां रिसोर्सेज का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जहां संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस स्थिति में न पहुंच पाए कि एक बहुत बड़े समुदाय को लगातार पिछड़ा बनाए रखें, या एक बहुत बड़ा समुदाय लगातार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहे। तो सोशल डेमोक्रेसी की जो उनकी परिकल्पना थी, मुझे लगता है कि मेरी नजर में वो बहुत प्रासंगिक नजर आती है, खासतौर से भारत में आज भी गरीबी, बीमारी और जो हेल्थ का आंकड़ा है उसके मद्देनजर। यहाँ मैं भीखू पारेख की बात से सहमत नजर आती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोशल इक्वालिटी पे ज्यादा जोर दिया, जिसमें फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व का भाव मूल था, वो इसलिए था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जाहिर है कम्युनिज्म की तरफ ले जाती, राजनीति को सिविल लिबर्टी, लिबरलिज्म की ओर ले जाती। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेसी है वो एक ऐसे देश की, एक ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना कर रही थी जहां लोगों के बीच स्वतः स्फूर्त जो एक फेलो सिटीजन के लिए जो सहानुभूति थी, समभाव था, वो रहता। ये भीखू पारेख का कथन नहीं है, ये मेरा अपना कथन है कि ये सोशल डेमोक्रेसी संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो बुद्ध का दिखाया मार्ग था, जिसका मुख्य आधार करुणा और शील थे, संभवतः वो इस बात की आकांक्षा कर रहे थे कि जो ऊपर से आरोपित थे, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर जो जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत की स्थिति का ज्ञान था और वो मानते थे कि हमारे समाज में राज्य ही एक ऐसा अभिकर्ता हो सकता है जो सामाजिक परिवर्तन लाने का कारक बन सकता है। यानी स्टेट ही एक ऐसी एजेंसी है जो बदलाव लाने के लिए कोवर्सिव उपाय कर सकती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि संभवतः समाज अभी तैयार नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को आत्मसात कर ले। लेकिन उनकी मंशा ये जरूर थी कि वास्तविक डेमोक्रेसी वही डेमोक्रेसी हो सकती है जो शासन की शैली महज ना होके जीवन की शैली बने, हमारे जीवन जीने का एक सलीका बन जाए, जहां हम उस भाव से प्रेरित हों कि समाज में साथ रहने वालों के बीच एक ऐसा सामूहिकता, एक सामुदायिकता का भाव है कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी के धागे से बंधे रहें। और इसीलिए उन्होंने भ्रातृत्व शब्द पे या इस शब्द के अर्थ पे बहुत ज्यादा जोर दिया, जो कि एक स्टेट की भूमिका से अलग जाके जो समाज की अपनी भूमिका थी, जो लोगों की भूमिका थी, उस पे बहुत ज्यादा बल देता था। तो मेरे लिए जो पहला बिंदु था डॉक्टर अंबेडकर को समझने का था, वो ये था कि सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मायने रखता है और भारत के लिए आज भी उसकी सख्त जरूरत है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय स्त्रियों को नागरिक का व्यक्ति बनाने का
वो अवसर दिया जो तत्कालीन भारत में एक असंभव सी स्थिति थी। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि बोला जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत में मास मूवमेंट को बहुत कामयाबी से शुरू किया। वो समाज के हर तबके को, खास तौर से महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने में कामयाब रहे। बेशक वो कामयाब रहे, लेकिन हमें यहाँ ठहर के इस बात को सोचना होगा कि महात्मा गांधी की जो महिला थी वो कैसी महिला थी। वो वही परंपरागत भारतीय महिला थी जो त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति थी, जो परिवार और देश के लिए सहायक भूमिका में थी। यदि वो महिला शिक्षित भी हो रही थी तो उसकी शिक्षा एक बेहतर माँ, एक बेहतर पत्नी बनने के लिए थी। एक शिक्षित स्त्री परिवार को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती थी। जबकि इन सारे नेताओं के बरक्स जो अंबेडकर स्त्री को लेकर सोच रहे थे, वो युगांतकारी भूमिका थी स्त्री की। वो स्त्री को उस परंपरागत भूमिका से बाहर निकाल के एक व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर रहे थे। एक नागरिक जो लोकतंत्र में समानता का अधिकार रखता है, वो जो उसको अवसर की समानता वैसे ही उपलब्ध हो जैसे किसी पुरुष नागरिक को उपलब्ध हो, तो वो बहुत आगे जा सकती है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर तत्कालीन नेताओं की तुलना में बहुत ही एडवांस, एक अग्रगामी सोच रखते हैं, क्रांतिकारी सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में। और उनका ये जो विचार है वो आजादी से पहले के जो दलित महिला आंदोलनों से जुड़ा हुआ है उसमें परिलक्षित होता है, क्योंकि अंबेडकर महिलाओं को प्रेरित करना चाहते थे। दलित महिलाओं के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए लगातार वो संबोधित करते थे, शिक्षा पे बल देते थे। उनके रहन सहन, साफ सफाई, सब कुछ उनके भाषणों के दायरे में आता था, क्योंकि सबसे पहले बेशक वो अपने समाज की, उस दमित उत्पीड़ित समुदाय की मुक्ति की कामना करते थे, जिसको हजारों सालों से मानवीय गरिमा के पद से वंचित रखा गया था। और संभवतः यही वजह है कि वो अंग्रेजों की या अंग्रेजी शासन की कई बार तारीफ करते हैं, और तारीफ करना बहुत स्वाभाविक है। यदि आप अंबेडकर की जगह खुद को रखें तो आप भी अभिभूत होंगे कि यदि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना अंग्रेजों ने नहीं दी होती तो हमारे देश में दंड की व्यवस्था क्या थी। विधि का शासन का आशय क्या था कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं और विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा ही न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। जबकि भारत तो अभ्यस्त था, जहां जाति के आधार पे दंड का दुगुना और तिगुना प्रावधान था। तो ऐसे समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए अंग्रेज सरकार का जो रूल ऑफ लॉ है, जाहिर है वो एक वरदान की तरह था। बाकी उनके औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न और प्रताड़ना की तथ्य अपनी जगह मौजूद हैं। और यही वजह है कि अंबेडकर अपनी चिट्ठियों में ये कहते हैं कि हमने आपका साथ दिया है। ब्रिटिश मिलिट्री में दलितों की बड़ी संख्या रही है, ब्रिटिशर्स की ओर से वो लड़े हैं। जाहिर है अंबेडकर अपने नेगोशिएशन में दलितों के हित के लिए बार्गेन कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की ये बात हमें इसलिए समझनी जरूरी है कि ये जो बार्गेनिंग थी वो एक उस मुक्ति के प्रयास के लिए थी जिसके पास की कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन यहाँ ये बात और जरूरी है, डॉक्टर अंबेडकर ने समय के साथ अपने विचारों में संशोधन भी किया, बदलाव भी किया। जैसे जब वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर रहे थे, उसके टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे थे, तब वो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की, क्रांतिकारी भूमि सुधारों की, सामुदायिक खेती की, हालांकि तब भी वो महिलाओं के समान अधिकार की बात कर रहे थे। लेकिन जब वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं तो उन विचारों में वो संशोधन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत के समाज को देखते हुए, भारत की राजनीति को देखते हुए उस गुंजाइश की तलाश की जाए जहां वो अपने हितों को मैक्सिमम ढंग से पूरा कर सकें। पूना पैक्ट में भी उनको बहुत क्षोभ था, वो बहुत दुखी थे, लेकिन उनको पता था कि गांधी कितने लोकप्रिय हैं और गांधी की कितनी ताकत है। तो उस परिस्थितियों में भी उन्होंने, हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उनकी नहीं मानी गई, लेकिन कोशिश की गई कि दलितों के हितों का ध्यान रखा जाए। और ये कितनी मजेदार बात है या रोचक बात है कि महात्मा गांधी लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं, 1915 में भारत आ गए हैं, और उनकी पहली मुलाकात अंबेडकर से होती कब है? 1931 में। और
नेहरू कब मिलते हैं अम्बेडकर से? संवतः 1936 में। यानी ये राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं के लिए, जो नेहरू हैं, गांधी हैं, संथानम है, राजगोपालाचारी हैं, इनके जो विचार हैं अम्बेडकर के बारे में, वो भी समझना खासा दिलचस्प है। खैर, ये अभी हमारी बातचीत का मुद्दा नहीं है। तो अम्बेडकर को स्वीकार किया जाना और समझा जाना कई कारणों से महत्वपूर्ण था। एक तो वो कि ठीक है, वो दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरा ये कि जो उनकी मेधा थी, जो उनकी प्रतिभा थी, उसकी आधुनिक भारत को, आजाद भारत को सख्त आवश्यकता थी, और जिसका कि इस्तेमाल राष्ट्रीय नेताओं ने, पटेल, गांधी और नेहरू ने भारत के संविधान के निर्माण में किया। और आप में से अधिकांश लोग इस बात पे सहमत होंगे कि भारत की सामाजिक संरचना को देखते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना ही आने वाले भारत के स्वप्न को परिलक्षित करती है कि हम एक कैसा समाज चाह रहे थे, जहां की जो लोकतंत्र है वो शासन की शैली तक महदूद न रह के एक जीवन की शैली बने, लोगों के विचार में आत्मसात हो डेमोक्रेसी, जहां हम वास्तव में अपने लोगों के साथ हमदर्दी रखें और आगे बढ़ाने में विश्वास करें। ये उनका जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो महिलाओं की जो बात मैं कर रही थी वो है हिंदू कोड बिल। अगर आप सारे संदर्भों को काट दें, सिर्फ हिंदू कोड बिल को ध्यान में रख के अगर आप अंबेडकर को समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये एक स्त्रीवादी क्रांति प्रस्ताव है। इससे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो वेस्टर्न एजुकेशन से परिचित क्या थे, वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वो तत्कालीन स्त्रीवादी आंदोलन से भी अच्छी तरह वाकिफ थे और उनका ये मानना था कि स्त्रियों को उस सदियों की गुलामी से मुक्ति कराना होगा, तो उन्हें सबसे पहले एक आर्थिक पर्सन के रूप में भी स्वीकार किया जाना होगा, एक व्यक्ति और नागरिक के रूप में होना। तभी उन्होंने संपत्ति पे बराबरी का अधिकार, उत्तराधिकार कानून जिस ढंग से बनाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने पैट्रियार्की शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो हिंदू कोड बिल है उसका अध्ययन एक औसत बुद्धि का व्यक्ति भी करेगा तो उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पैट्रियार्की की जड़ों पे प्रहार करता है। और जड़ों पे प्रहार करता है, यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर का इस हद तक विरोध हुआ सदन में और उसके बाहर कि उन्होंने समझौता करने की बजाय त्यागपत्र देना ज्यादा मुनासिब समझा। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता के कारण कि वो महिलाओं को समान नागरिकता अधिकार देना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति में साझेदारी नहीं चाहता है, सत्ता का मोह नहीं है उसको, वो अपने विचार के लिए छोड़ देता है मंत्री पद। और भारत सरकार बाद में हिंदू कोड बिल को तो नहीं, एक्ट के नाम से अलग अलग उसे टुकड़ों टुकड़ों में पारित करती है। लेकिन आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि समाज की जितनी रूढ़िवादी ताकतें हैं, करपात्री जी महाराज या सदन में उस समय जो सवाल उठाए गए, जो बहसें हुई, डॉक्टर अंबेडकर पे कितने व्यक्तिगत प्रहार हुए कि एक अस्पृश्य को हिंदू धर्म में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है। और कई बार डॉक्टर अंबेडकर बहुत लाइट मूड में ये भी कहते हैं कि किसी मोटी स्त्री को अनशन करना चाहिए हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए। तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर उस स्त्री विमर्श की पूर्व पेटिका या सशक्त हस्ताक्षर कर रहे थे जिसको आज का स्त्री विमर्श अच्छी तरह समझता है कि किस तरीके से महिलाओं को आत्म सम्मान देना है, उसको आत्म संपन्न बनाना है। तो वो चेतना कहाँ से आती है? जब उसके पास संपत्ति का अधिकार होता है। जबकि भारत में अच्छे अच्छे शब्दों की ओट में देवी कह के, दुर्गा कह के यदि महिलाओं को कुछ नहीं दिया गया तो वो स्त्री के उसके अधिकार थे। तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर स्त्री को उस परंपरागत भूमिका से आगे निकाल के एक आधुनिक व्यक्ति, एक नागरिक के रूप में स्वीकार करते हैं, जो मेरे जैसी स्त्रियों के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है और जिसके लिए पूरे राष्ट्र को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। मित्रों, क्या ये संयोग ही है कि अंबेडकराइट
महिला आंदोलनों की बात या एक अम्बेडकरवादी स्त्री पक्ष भी हो सकता है, इसकी बात हमने कितने बाद में शुरू की। वो भारत में जो मुख्य धारा का स्त्री आंदोलन था, उसने लंबे समय तक तो महिलाओं को एक वर्ग समझा। दलित स्त्रियों की कोई अलग समस्या हो सकती है, उनकी कोई अलग परेशानी हो सकती है, उसको तो अनसुना किया गया। यदि शर्मिला रेगे, गोपाल गुरु, रूथ मनोरमा और तमाम दलित महिलाओं ने अंबेडकर की प्रभाव का अध्ययन नहीं किया होता दलित महिलाओं के जीवन पे, तो संभवतः ये विचार भी हमारे सामने नहीं होता। अंबेडकर को समझना है तो हम महाराष्ट्र के उन मराठी लोकगीतों को देखें, उस अंबेडकराइट मूवमेंट को समझें, जहां बेबी कामले, उर्मिला पवार, कुमुद, इन लोगों ने अपनी आत्मकथाओं में लिखा कि कैसे अंबेडकर के भाषणों को सुन के उनके जीवन में, उनकी माताओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, कैसे शिक्षा के लिए जूझी और उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और डॉक्टर अंबेडकर हमेशा इस बात पे बल देते थे कि दलितों में जो ग्लानि का भाव है, जो शर्म का भाव है, उसे दूर करके आत्मसम्मान लाना सबसे जरूरी है। और ये कहते थे कि गुलाम को जब गुलाम बताओ तब वो आजाद होने के लिए तड़पता है। उनकी बात का ये आशय था, यानी आत्मसम्मान के लिए जो संघर्ष थी, जो तड़प थी, वो बहुत आज भी बहुत प्रासंगिक मुझे लगती है। और डॉक्टर अंबेडकर को आज के संदर्भ में याद करना इसलिए भी प्रासंगिक है कि यदि आप अध्ययन करें तो भारत में जो महिला हिंसा की दर है, जो यौन हिंसा है, वो तमाम कानूनों के बावजूद घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। और जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो स्वयं को घोषित करते हैं, एक जो दलित समुदाय है, उसके अंदर भी महिला उत्पीड़न की जो समस्या है वो कहीं से कम नहीं है। जो दलित नारीवाद है वो इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे दलित महिलाएं तिहरे शोषण का शिकार है। यानी जो दलित पुरुष है वो अपने घर में वैसा ही पुरुष वर्चस्व का व्यवहार करता है, वही भेदभाव करता है जो बाहर उसके ऊपर ऊंची जातियां या सवर्ण लोग करते हैं। यानी जो दलित महिलाओं का कष्ट है वो तिहरा कष्ट है, जाति के कारण, लिंग के कारण और दलित वर्ग के कारण। तो इसमें अगर आप सच में अंबेडकर को समझते हैं या अंबेडकर के लिए आपके मन में सम्मान है, तो जरूरी है कि अंबेडकर की पूजा करने की बजाय हम अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करें। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस शिक्षा को, जिस संगठित होने को, जिस आंदोलित होने को माध्यम बनाने को कहा था, उस पर विचार करें। क्योंकि अगर हम ध्यान से समझें डॉक्टर अंबेडकर को, तो वो वस्तुतः मानव मुक्ति का आह्वान करते हैं। बुद्ध के पास जाना ये साबित करता है कि उनको अपने देश से गहरा प्यार था, क्योंकि बुद्ध धर्म अपनाने से 20 साल पहले ही उनके मन में धर्म परिवर्तन की बात चल रही थी। और जब ये बात पता चली तो इस्लाम ने भी उनको आकर्षित किया, बहुत सारे शासकों ने उनको आर्थिक प्रलोभन भी दिए, क्रिश्चियनिटी ने भी प्रलोभन दिए। पर डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि ये बाहरी धर्म है, उनको अपने देश के जो एक वैकल्पिक धर्म है, जो ब्राह्मणवाद को चुनौती देता है, उसको वो स्वीकार करेंगे। और बुद्ध को स्वीकार करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क ये था कि जो बुद्ध है वो एक मोक्ष की प्रॉमिस नहीं करते हैं, वो एक मार्ग बताते हैं और सही गलत का फैसला अपने अनुयायियों पर सोच देते हैं। तो बुद्ध का जो आधार है वो है करुणा, और करुणा एक ऐसा भाव है जो जाति, धर्म, वर्ग से परे एक मानवतावादी आधारों पे सबको जोड़ने का काम करती है। यहाँ अंबेडकर की जो राष्ट्रीयता की परिकल्पना है उसका जिक्र भी समीचीन होगा कि अंबेडकर का जो राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट है वो टैगोर और गांधी की तरह ही मानवतावादी है। वो आक्रामक नहीं है, कलेक्टिविस्ट नहीं है, उसमें संकीर्णता नहीं है, वो बहुत ही व्यापक